नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्य राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण प्रारंभ से 1949 ईस्वी तक नामक पुस्तक के अध्याय प्रथम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को मोटे रूप में दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। उसमें आज हम पुरातात्विक स्रोत के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसी भी देश अथवा प्रदेश विशेष का गौरव इतिहास से ज्ञात होता है। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। उन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथा, ख्यात, वंशावलियाँ, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दान पत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के और राजकीय प्रशासन से संबंधित खाते बहियाँ अथवा हकीकत बहियाँ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि प्राचीन काल में इतिहास ग्रंथ जैसी किसी पुस्तक का प्रणयन तो नहीं हुआ, लेकिन उपयुक्त स्रोतों से हमें इतिहास के संकेत अवश्य उपलब्ध हो जाते हैं। उपयुक्त कुछ स्रोतों से मिलने वाली जानकारी यद्यपि अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण, एक पक्षीय और अविश्वसनीय है, तथापि विशुद्ध एवं निष्पक्ष इतिहास की रचना करते समय सभी उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष इतिहास वही होता है जो उपलब्ध स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित है तथा किसी पूर्वाग्रह से परे हो। राजस्थान प्राचीन काल से ही भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के सृजन में सहयोगी रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण राजस्थान अनेक छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें विभिन्न राजवंशीय, राजपूत, जाट और मुस्लिम केवल टोंक शासकों द्वारा शासित होती थी। इन सभी रियासतों का अलग अलग इतिहास था और ये इतिहास सामान्यतः उस राज्य के संस्थापक तथा उसके घराने से प्रारंभ होता था और उसमें राजनीतिक घटनाओं तथा युद्धों के विवरण को ही अधिक महत्व दिया जाता था। अन्य राज्यों का उल्लेख तो प्रसंगवश कर दिया जाता था, जैसे पृथ्वीराज रासो निसंदेह काव्य शैली में इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन यह केवल चौहान वंश की उपलब्धियों तक सीमित है। संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में प्रथम कदम मुनोट नैन्सी ने उठाया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई एग्जाम के दृष्टिकोण से कि संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में प्रथम कदम मुनोट नैन्सी ने उठाया। उसने विभिन्न राजवंशों से संबंधित साधनों को जुटाकर अपनी ख्यात का सृजन किया। नैन्सी की ख्यात से हमें राजस्थान का आंशिक इतिहास तो उपलब्ध हो जाता है। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कर्नल टाड ने समूचे राजस्थान के इतिहास की रचना कर इतिहास लिखने को एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल टॉड को माना जाता है और उसने क्रमबद्ध इतिहास लिखने का निश्चय किया। उसके पद चिन्हों पर चलकर कविराज श्यामल दास, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जगदीश सिंह गेहलोत आदि ने राजस्थान के इतिहास लेखन में अमूल्य योगदान दिया, परंतु उपयुक्त लेखकों की रचनाओं में भी सभी ऐतिहासिक सामग्रियों का संतुलित उपयोग नहीं हो पाया। तत्पश्चात डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास आदि आधुनिक इतिहासकारों ने सच्चे रूप से राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से राजस्थान के अनगिनत ऐतिहासिक स्रोत हमारे समकक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। मुख्य साधनों का वर्गीकरण। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधनों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।
नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 है पुरालेखीय स्रोत और नंबर 3 है ऐतिहासिक साहित्य और 4 है स्थापत्य एवं चित्रकला और 5 है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। वर्तमान कालीन प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट तथा अप्रकाशित शोध ग्रंथ, इन सभी के सामूहिक अध्ययन के आधार पर हमें राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, स्थापत्य एवं चित्रकला, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार और वर्तमानकालीन प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट तथा अप्रकाशित शोध ग्रंथ, इन सभी के सामूहिक अध्ययन के आधार पर हम राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत अथवा सामग्री से हमारा अभिप्राय खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। संयोग से इस प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार की पुरातत्व संबंधी सामग्री का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है। ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृदभांडों का महत्वपूर्ण स्थान है। आहड़ के उत्खनन में मृदभांड से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। आहड़ उदयपुर, आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर तथा उभारकर इन मृदभांडों को आकर्षक बनाया जाता था। बागोर के उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों का रंग मटमैला है और वे कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। इन मृदभांडों में अलंकरण का अभाव है। हनुमानगढ़ के निकट रंगमेल की खुदाई से प्राप्त मृदभांड कुछ मोटे और खुरदरे हैं और इनमें क्रमशः दृढ़ता और चिकनापन तथा अलंकरण बढ़ता गया। यहाँ के मृदभांड विशेषतः लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले मृदभांडों का संबंध ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा काल तक के अन्य स्थानों के भांडों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जयपुर के निकट रेड के उत्खनन से प्राप्त मृदभांड 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा काल तक के देखने को मिलते हैं। यानी कि जयपुर के निकट रेड यानी टोंक के उत्खनन से प्राप्त मृदभांड 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा काल तक के देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक सामग्री में दूसरा है मृण मूर्तियां। पहला मृदभांड, दूसरा मृण मूर्तियां बड़े महत्व की है। रंगमेल के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में एक मूर्ति शिष्य और शिक्षक की है। भिक्षु और भिक्षुणियों की मूर्तियां भी अपने ढंग की अनूठी है। रंगमेल हनुमानगढ़, यहाँ से मिलने वाली अन्य पकी हुई मिट्टी की स्त्री, पुरुष, पक्षी तथा जानवरों की मूर्तियां गांधार शैली की जान पड़ती है। 2 शैलियाँ थी, एक मथुरा शैली और एक गांधार शैली। गांधार शैली यानी अफगानिस्तान वाले बेल्ट में जो शैली विकसित हुई उसको गांधार शैली कहते हैं और यूपी वाले जो इलाके में विकसित हुई उसे मथुरा शैली कहते हैं। इसी प्रकार रेड में हाथ की बनी तथा ढाली गई, पकाई गई और कई मूर्तियां मिली है, जिनमें मातृ देवी तथा शक्ति के विविध रूप की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों को आभूषणों से अलंकृत किया गया है। आभूषणों में कान के कर्णफूल, गले का नाभि तक का हार, मोतियों के जेवर, चूड़ियाँ, करदनी वे पायजेब मुख्य हैं। शिव पार्वती, यक्ष, गंधर्व, हाथी, घुड़सवार, शेर, गाय, बैल, कुत्ता, ऊंट, रथ, खिलौने, मच्छी, बंदर तथा अनेक पक्षियों के मरण में प्रतीक बड़े रोचक दिखाई पड़ते हैं। इन प्रतीकों से जनजीवन की अच्छी झांकी उपलब्ध होती है। ऐसी ही मूर्तियां सांबर में उत्खनन से प्राप्त हुई है, जिससे उस युग की धार्मिक तथा कलात्मक स्थिति का पता चलता है। अनेक स्थानों के उत्खनन से पाषाण, तांबे एवं लोहे के आयुध भी प्राप्त हुए हैं।
आहड़ की सभ्यता के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छिलने, छेद करने तथा काटने के विविध आकार के पाषाण उपकरण देखे गए हैं। यहाँ पाषाण की गदाएं भी प्राप्त हुई है। बागोर के उत्खनन से में भी पाषाण के आयुध प्राप्त होते हुए हैं। इनमें नोकदार, तीक्ष्ण धार वाले फलक, कुंठित फलक, तिरछे फलक, त्रिभुज फलक आदि है। इनको मछली मारने, जंगली जानवरों का शिकार करने, छीलने, छेद करने आदि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। आहड़ से तांबे का आयुध भी प्राप्त हुए हैं, जो लकड़ी काटने, छीलने, शिकार करने आदि के लिए काम में लाए जाते थे। बागोर में भी कुछ ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर के उत्खनन से तो सैकड़ों ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। बालाथल उदयपुर के उत्खनन से कुछ ताम्र आयुध पाए गए हैं, लेकिन वे संख्या में अधिक नहीं है। रंगमेल हनुमानगढ़ के उत्खनन से कुछ लोहे के आयुध प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक के उत्खनन से लोहे का आयुध जैसे तलवार, खंजर, भाले, बर्छी, चाकू, तीर, कुल्हाड़े आदि प्राप्त हुए हैं। इन आयुधों से वहां के निवासियों की आखिर प्रियता का तो पता चलता है ही है, साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इन सभ्यताओं के लोग ताम्र और लोहे का प्रयोग भी जानते थे। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई, बसावत अवशेष, गृह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि मकान की ईंटों से बनाए जाते थे। मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और उन पर मिट्टी का गारा लगाया जाता था। मकानों में चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ में मुलायम काले पत्थरों से मकान बनाए गए थे। यहाँ मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की बालू को मिलाकर बनाया जाता था। घरों के फर्श को पत्थरों से समतल बनाया जाता था। रंगमेल के मकानों का निर्माण ईंटों द्वारा होता था। यहाँ साधारण स्तर के निवासियों के घर छोटे तथा सादे होते थे, फिर भी उन्हें घरों को चित्रों द्वारा सजाने का चाव था। बेराट में भी मकान ईंटों से बनाए जाते थे। सांबर की खुदाई में 45 घरों के ढांचे प्रकाश में आए हैं। इन मकानों का स्वरूप खुले आंगन तथा 3-4 कमरों को लिए हुए हैं। मकानों, दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों के निर्माण में पकी हुई ईंटें तथा मिट्टी काम में ली गई थी। छतों को भट्टे में पकाए गए केवलू से ढका जाता था। इन बसावत अवशेषों से वहां के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। अनेक स्थलों की खुदाई में अस्थियों के टुकड़े भी मिले हैं। उदाहरणार्थ बागोर उत्खनन में अनेक अस्थियों के टुकड़े मिले हैं, किंतु इन अस्थियों के टुकड़ों से यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये किन किन पशुओं के हैं। श्रीमती D.R. शाह का मत है कि ये अस्थियां गाय, बैल, मृग, चीतल, बारहसिंगा, सुअर, गिद्धड़, कछुआ आदि की है। यदि श्रीमती शाह का अनुमान ठीक है तो यह मानना जा सकता है कि उस समय का मानव मांसाहारी भी था और कृषि करना भी सीख चुका था। कुछ जली हुई हड्डियों, मांस के भुने जाने के प्रमाण हैं, किंतु तृतीय चरण की खुदाई में अस्थियों का कम उपलब्ध होना कृषि की प्रधानता बढ़ाना प्रमाणित करता है। कुछ स्थानों पर अस्थियों के औजार भी उपलब्ध हुए हैं। कुछ स्थलों के उत्खनन में कांच व पत्थर के मनके यानी मणियां भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन में मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप, हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंडे भी लगाए जाते थे। कालीबंगा में कांच के मनके प्राप्त हुए हैं तथा में बहुमूल्य पत्थर के मनके मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। कुछ स्थलों के उत्खनन में मुद्राएं व ठप्पे यानी मोहरी प्राप्त हुई है। आहड़ की द्वितीय काल की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ मुद्राएं स्पष्ट हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल
खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, जिससे इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। रंग महल यानी हनुमानगढ़ से कुषाण कालीन तथा पिछले काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिनमें से कुछ पंचमार्क है और कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क तृतीय के काल की है। बेराट में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्क है। शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी राजाओं की है। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है कि बेराट यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की है। इनसे यह भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। बीजक की पहाड़ी, बेराट, जयपुर। अनेक स्थलों की खुदाई में आज अनाज के दाने या अनाज के बीज भी प्राप्त हुए हैं। आड़ की खुदाई में अनाज के दाने तथा अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं। रंगमेल की खुदाई में कुछ चावल के दाने मिले हैं। संभवतः यहाँ के लोग चावल की विशेष रूप से खेती करते थे और उनका मुख्य भोजन था। इस प्रकार पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। यद्यपि यह सामग्री राजनीतिक इतिहास से सीधा संबंध नहीं रखती, फिर भी सामग्री की सहायता से ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है तथा जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। अब नेक्स्ट है पुरालेखीय स्रोत। राजस्थान के विविध क्षेत्रों में अब तक सहस्त्रों की संख्या में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों तथा स्तंभों पर, तालाबों, बावड़ियों और खेतों के समीप गड़ी हुई शिलाओं और ताम्र पत्रों पर अंकित है। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। यानी कि संस्कृत भी है, हिंदी भी है, राजस्थानी भी है, फारसी तथा उर्दू है। इनमें से कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जिनके कई अंश नष्ट हो गए हैं और जिनके तिथि क्रम के बारे में अनुमान लगाना भी कठिन है, फिर भी उनका महत्व है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का अनुमान है कि उनमें तिथि के न होने पर भी उनकी भाषा तथा लिपि की चारित्रिक विशेषता के आधार पर उनका तिथि क्रम निर्धारित किया जा सकता है। शिलालेखों से हमें विविध एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। शासकों का वर्णन, उनके राजवंश का विवरण, उनकी उपलब्धियों की यशोगाथा, उनके द्वारा जारी की गई राजाज्ञाएं, सामंतों, रानियों, मंत्रियों तथा समृद्ध नागरिकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा आदि अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो जिन शिलालेखों में से मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति तथा महाराणा राज सिंह की राज सिंह प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथि क्रम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिलालेखों से ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने तथा युद्धों की तिथियां निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है और तत्कालीन शासकों का मूल्यांकन करने में भी वे विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। फिर भी विशुद्ध इतिहास का निर्माण करने की दृष्टि से इन शिलालेखों से मिलने वाली जानकारी की अन्य ऐतिहासिक सामग्री से संपुष्ट करना जरूरी है।
क्योंकि बहुत से शिलालेखों में अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगाथाएं हैं जिनकी पुष्टि अन्य साधनों से नहीं हो पाती। इस छोटी सी रचना में सभी शिलालेखों का उल्लेख करना संभव नहीं है, अतः यहाँ हम कुछ प्रमुख शिलालेखों का ही उल्लेख करेंगे जिससे विद्यार्थी उनकी उपयोगिता का सही मूल्यांकन कर सके। जिनमें नंबर 1 है पहले बिजोलिया का शिलालेख। हमारे अध्ययन काल में राजस्थान के इतिहास की पृष्ठभूमि जानने के लिए बिजोलिया का लेख महत्वपूर्ण है। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही स्थान पर उत्कीर्ण है। लेख संस्कृत भाषा में है। इसमें 13 पद्य हैं। लेख विक्रम संवत 1226 यानी फरवरी 1770 ईस्वी का है। इसमें मंदिर के निर्माण की जानकारी के साथ साथ सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की भी जानकारी मिलती है, जैसा कि जाबालीपुर यानी जालोर, साकंबरी यानी सांबर, श्रीमाल यानी भीनमाल आदि। इस लेख में भी हमें 12वीं सदी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। नंबर 2 है, इस प्रकार हमने बिजोलिया का शिलालेख पढ़ा, चित्तौड़गढ़ वाला। अब हम पढ़ेंगे नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। आबू के पास देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में ये प्रशस्ति मंदिर के निर्माता तेजपाल द्वारा लगवाई गई थी। इस परिस्थिति में आबू मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का भी विवरण है। लेख से उस समय की आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। यह लेख विक्रम संवत 1287 यानी कि 1230 ईस्वी का है। नेक्स्ट है चिरवे का शिलालेख। ये लेख उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर के बाहर ही दीवार पर लगा हुआ है। 36 पंक्तियों एवं नागरी लिपि में उत्कीर्ण इस लेख में 51 श्लोक हैं। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मेवाड़ के पड़ोसी क्षेत्रों मालवा, गुजरात, मरु तथा जांगल देश का राजनीतिक विवरण भी उपलब्ध होता है। ये लेख तत्कालीन ग्राम्य व्यवस्था, सती प्रथा, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत योगियों के मंदिर की व्यवस्था का भी उल्लेख है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मतानुसार इस लेख का 13वीं सदी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के अध्ययन में बड़ा उपयोग है। यह लेख विक्रम संवत 1330 से 1330 अर्थात 1273 ईस्वी का है। नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि शिलालेख। ये लेख एकलिंग जी से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में मेवाड़ के महाराणाओं हमीर, क्षेत्र सिंह, लख सिंह और मोकल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। लेख से भीलों के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। मेवाड़, गुजरात और मालवा में राजनीतिक संबंधों की जानकारी के साथ साथ तत्कालीन धार्मिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। यह लेख विक्रम संवत 1485 यानी कि 1428 ईस्वी का है। नेक्स्ट 5 है रणकपुर प्रशस्ति। 47 पंक्तियों का यह लेख रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ पर लगे हुए पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें भी संस्कृत तथा नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के बहुत से शासकों का वर्णन है। महाराणा कुंभा की विजयों तथा उनके विरोधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस लेख से तत्कालीन आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह लेख विक्रम संवत 1496 अर्थात 1439 ईस्वी का है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण शलाकाओं को सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं।
इस समय केवल 2 ही शिलाएं बची है, अन्य सभी नष्ट हो गई है। विक्रम संवत 1735 ईस्वी में संकलित प्रशस्ति संग्रह में अधिकांश शिलाओं पर उत्कीर्ण लेखों की नकल से राजस्थान के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है और इसी से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की उपादेयता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रशस्ति में हमीर, खेता और मोकल की उपलब्धियों के बाद महाराणा कुंभा के द्वारा सपादलक्स, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन है। उसकी सेना जिन भागों से होकर गुजरी, उनके विशद वर्णन से हमें उस युग के काम आने वाले मार्गों की जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित मंदिरों, मार्गों, जलाशयों, विभिन्न द्वारों का वर्णन है। प्रशस्ति से हमें महाराणा कुंभा के विरुद्धों की भी जानकारी मिलती है। प्रशस्ति से हमें महाराणा कुंभा के विरुद्धों की भी जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु आदि विरुद्धों से पुकारा गया है। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीतराज आदि का भी उल्लेख है। संक्षेप में 15वीं सदी के राजस्थान के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन में इससे बड़ी सहायता मिलती है। ये लेख विक्रम संवत 1517 यानी 1460 ईस्वी का है। रायसिंह प्रशस्ति अर्थात बीकानेर का इतिहास। बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक पासरों में लगी ये प्रशस्ति बीकानेर नरेश रायसिंह के समय की है। ये संस्कृत भाषा में है। इसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें बीकानेर के राठौड़ शासकों बीकाजी से रायसिंह तक की उपलब्धियों का भी उल्लेख है। इसमें महाराजा रायसिंह द्वारा काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर विजयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रशस्ति में रायसिंह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख है। यह विक्रम संवत 1650 से यानी कि 1594 ईस्वी की है। आमेर का लेख। आमेर के कछवा राजवंश के इतिहास के निर्माण में यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्राकार वाले दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख है। लेख संस्कृत तथा नागरी लिपि में है। लेख विक्रम संवत 1669 ईस्वी अर्थात 1612 ईस्वी का है। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज समुद्र नामक विशाल झील का निर्माण करवाया था। उन्हीं के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की और इस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर झील के तट पर लगवा दिया, जो आज भी विद्यमान है। इस महाकाव्य को राज प्रशस्ति कहा जाता है। वैसे प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, परंतु इसमें कई स्थानीय तथा फारसी शब्दों का भी उपयोग किया गया है। प्रशस्ति के प्रारंभ में मेवाड़ के प्रारंभिक राणाओं की उपलब्धियों का उल्लेख है, जो काफी काल्पनिक लगती है। कुंभा, सांगा, प्रताप आदि महाराणाओं की उपलब्धियों का काफी सही वर्णन किया गया है। महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के वैमनस्य और हल्दीघाटी के युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका का अच्छा वर्णन है। इसी प्रकार महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संपन्न संधि, महाराणा करण सिंह और शाहजहां के मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा महाराणा राज सिंह के सार्वजनिक कार्यों, पुण्य कार्यों तथा विषयों का भी वर्णन किया गया है तथा विजयों का भी वर्णन किया गया है। वस्तुतः मेवाड़ के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में यह प्रशस्ति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इस प्रशस्ति का समय विक्रम संवत 1732 यानी कि 1676 ईस्वी का है। नेक्स्ट है फारसी शिलालेख। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद के फारसी भाषा के लेख भी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, राजभवनों, सरायों, तालाबों के घाटों पर पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लगाए गए थे। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में इन लेखों से भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इनके माध्यम से हम
राजपूत शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम प्रभुत्व, राजनीतिक संबंधों आदि का सही मूल्यांकन करते हैं। फारसी के लेख सांभर, नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों पर मुसलमानों का राजनीतिक प्रभुत्व अधिक समय के लिए रहा होगा। इन लेखों से हमें मुस्लिम युग की प्रशासनिक इकाइयों तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। कुछ लेख दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों की धार्मिक उदारता की जानकारी भी देते हैं। इसके अलावा इन लेखों से उस युग की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की भी जानकारी उपलब्ध होती है। फारसी का सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। यह लेख 1200 ईस्वी का है और उसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया। चित्तौड़ में सुल्तान गयासुद्दीन का लेख मिलता है जीएसटी का, जो संभवतः 1321 से 25 ईस्वी का होना चाहिए। इसी प्रकार चित्तौड़ में 1325 ईस्वी का एक लेख धायबी पीर की दरगाह में मिला है। इस लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित किया गया है। जालोर और नागौर में इस प्रकार के बहुत से लेख मिले हैं जिनसे इस क्षेत्रों पर मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। पुष्कर के जहांगीरी महल के लेख 1615 ईस्वी से राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। इस घटना की पुष्टि 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख द्वारा भी होती है, जिसमें कहा गया है कि जब शाहजादा खुर्रम राणा को परास्त करके यहाँ आया तो उसने यहाँ पर मस्जिद बनाने का प्रण किया और बादशाह बनने के बाद उसने उक्त मस्जिद बनवाई। शाहजहानी दरवाजा दरगाह अजमेर के लेख 1654 ईस्वी से पता चलता है कि शाहजहां ने मूर्ति पूजा के अंधकार को समाप्त कर दिया, अर्थात इससे शाहजहां की धर्मांधता का पता चलता है। कोटा जिले के शाहबाद लेख यानी 1679 ईस्वी से औरंगजेब के समय में वसूल किए जाने वाले विविध करों की जानकारी मिलती है। तारागढ़ की सैयद हुसैन की दरगाह के लेख 1813 ईस्वी से पता चलता है कि राव गुमानजी सिंधिया ने इस भवन के दालान का निर्माण करवाया था। इससे मराठों की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। इस प्रकार हमने पुरातात्विक स्रोतों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम साहित्यिक स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।